नमस्कार दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 168 जिसका नाम है एक्सेल शीट कॉलम टाइटल। तो पहले मैं लीड कोड से वो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ले आता हूँ। ये रहा। द क्वेश्चन सेज दैट गिवन एन इंटीजर कॉलम नंबर रिटन इट्स corresponding column title as it appears in an excel sheet। अगर आप लोगों ने एक्सेल यूज किया हो तो आप जब आपने वहां पर नोटिस किया होगा कि जो कॉलम कॉलम और रोज होती हैं, इस पैटर्न में हमें कॉलम और रोज दी होती हैं। ये वाला हमारा पर्टिकुलर कॉलम होते हैं एंड ये वाले पर्टिकुलर रोज होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रोज है, रोज नंबर तो होती है हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज में एंड सो ऑन टू एन, बट जो हमारे कॉलम नंबर है वो न्यूमेरिक वैल्यूज में ना होकर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि 1 के लिए जो होता है ए, 2 के लिए जो होता है बी एंड ऐसी सो ऑन टू जेड जेड जेड। इस तरीके से हमारा चलता रहता है कंटिन्यू। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि कॉलम नंबर हमें एबीसीडी के फॉर्मेट में ना देके हमें इसके करस्पॉन्डिंग में एक न्यूमेरिकल कॉलम नंबर दिया गया है। कॉलम नंबर दिया गया है, हमें उस पर्टिकुलर कॉलम नंबर के करस्पॉन्डिंग में जो उसकी अल्फाबेटिकल करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हमको एज अ आंसर रिटर्न करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन लीड कोड पर इजी टैग के साथ है, पर यदि आप इसका एक्सेप्टेंस रेट देखेंगे तो वहीं पर एक्सेप्टेंस रेट इसका 50% से कम है। तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं जो 50% से कम एक्सेप्टेंस रेट है, तो जिससे कि आप प्यार से समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में जो लॉजिक बिहाइंड है वो इतना इजी नहीं है कैच करने के लिए, जिसके कारण इनका एक्सेप्टेंस रेट 50% से कम हो जाता है। आज हम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसा कि हमारे सामने एग्जाम्पल दिया गया है, हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमें ए को 1 लिखना है, बी को 2, सी को 3, ऐसे सो ऑन टू जेड को 26। बेसिकली जो हमारी मैपिंग है, हम 1 से लेकर 26 के अल्फाबेट्स को ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स से मैप किया हुआ है, जिसका यूज कर कर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हो सकता है कुछ लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच को भी ना सोच पाए इस क्वेश्चन के लिए, पर इसके लिए जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है वो ये है कि हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दिया गया है n बराबर 28, तो हमें नहीं पता कि हम डायरेक्ट 28 को कैसे लिख पाएंगे। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो सारे जनरेट करते चलेंगे जब तक कि हमें 28 में ना पहुंच जाए। जैसे कि 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, ऐसे ही जेड के लिए हमारे पास, सॉरी वैसे ही हमारे पास 26 के लिए जेड है। अब इसके बाद जब 27 आता है तो हमें क्या करना है, हमें ए के बाद इसी अल्फाबेट ऑर्डर को रिपीट करना है। वैसे ही 28 के लिए ए और बी होगा, इस ऑर्डर को हमें रिपीट करना होगा वहां पे। तो हम ये देख पा रहे हैं जैसे न्यूमेरिकल, अगर हम इसको मैथ से कंपेयर कर पाए तो हमने देखा होगा 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स यूज होती हैं, 0 1 2 3। जैसे ही 9 के बाद हम अगला नंबर लिखना होता है तो हम रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से वैल्यूज को। यहाँ पर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 3, इस सो ऑन इसी तरीके से चलता रहता है, हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसी का अगर हम ध्यान रखें, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस सीक्वेंस को बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हम ए से लेकर जेड तक बनाते जाएंगे। जैसे ही जेड आएगा हमें देखना है जेड से पहली वाली वैल्यू को हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे कि जेड से पहले यहाँ हमने ए से लेकर जेड तक वैल्यूज बनाई। अब जेड के बाद हमें बनाने के लिए एक नया ऑर्डर सीक्वेंस जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जेड से पहले वाला ऑर्डर जो है वो क्या है, अभी जो एम्प्टी है तो हम वहां पर सीधे ए ऐड कर देंगे, और जो ये जेड वाला सीक्वेंस है इसको भी हम वापस से कन्वर्ट कर देंगे ए में। तो बेसिकली ये 26 था और ये हमारा 27 बन चुका है। इसी का एग्जाम्पल अगर आप ऐसे लेना चाहें कि हमारे पास जेड और जेड है, अब हमारे पास कोई नेक्स्ट सीक्वेंस अगर आता है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये भी जेड है, इसके पिछले वाली जो सीक्वेंस है वो भी जेड है, इसके पीछे हम देखेंगे लेकिन वहां पर तो कुछ है नहीं। अगर वहां पर कुछ भी नहीं है तो हम उस चीज को ए कर देंगे, ए, ये तीनों चीजें ए हो जाएंगी। ये हमारा इससे नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा ये बनेगा। सिमिलरली अब आप ये देखिए, हमारे पास ए जेड है जो कि हमारा करस्पॉन्ड करता है 52 को। अब हमें अगर 53 बनाना है तो 53 बनाने के लिए हमें इससे नेक्स्ट सीक्वेंस रखना पड़ेगा। तो हमने देखा हमारा लास्ट सीक्वेंस जेड है, जेड से नेक्स्ट वैल्यू ए है। क्या ए हमारी आगे बढ़ाई जा सकती है? हाँ, आगे बढ़ाई जा सकती है। किस प्रकार से? कि हम ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं इस सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे
कि ए से जो नेक्स्ट वैल्यू है यानी कि बी, इसको बी कर देंगे और इसका जो अगला सीक्वेंस है जेड उसको ए कर देंगे। तो बी ए जो हमारा है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा 53 को। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच बनाएंगे। मैं आपको सीधे कोड दिखा देता हूँ, मैं कोड कर नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच वाला कोड लाकर रख दिया है। मैं आपको एक इस कोड की वर्किंग समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, जैसा कि हमें पता है कि हम 1 से लेकर जेड तक के सीक्वेंस को 1 से लेकर 26 तक के सीक्वेंस को ए से लेकर जेड तक मैप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक कैरेक्टर एरे बना ली है जिसमें ए से लेकर जेड तक के सीक्वेंस को मैंने डाल दिया है। तो इसने करने के बाद और दूसरा, सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया है जिसके अंदर मैं सारे सीक्वेंस जो मैं जनरेट करूंगा उन्हें मैं इसके अंदर डालते जाऊंगा। हमें एक कॉलम नंबर इनपुट दिया हुआ है, बेसिकली मेथड में हमें एक कॉलम नंबर दिया गया है जिसके करस्पॉन्डिंग का हमें सीक्वेंस लिखना है। तो मैं क्योंकि ब्रूट फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग से लेकर जब तक मैं पर्टिकुलर उस नंबर तक नहीं पहुंच जाऊंगा तो मैं वो सारे सीक्वेंस जनरेट करता हुआ चलूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैं जब तक कॉलम नंबर 0 ना हो जाए तब तक मैंने एक लूप लगाया है। अब अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या है कि उसकी लेंथ को ले लिया है। पहले जो हमने सीक्वेंस जनरेट किया है उसकी लेंथ को कैलकुलेट किया है। यदि लेंथ 0 है इसका मतलब कि अभी हमने कोई सीक्वेंस जनरेट ही नहीं किया है, हमने फर्स्ट आइटरेशन पर हैं। उस समय पर हमने क्या किया है कि हम उसमें ए ऐड कर देंगे। उसमें ए ऐड करने का मतलब है उसमें पहला सीक्वेंस जा चुका है। अब जैसे ही मान लीजिए हमें 27 दिया था 27 इनपुट दिया हो तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहला जनरेट हो जाएगा ए, सबसे पहला सीक्वेंस हमारा ए जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लूप में आएंगे तो जो हमारा कॉलम नंबर है उसकी वैल्यू जो कि 27 थी वो 27 से घट के 26 हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आइटरेशन में आएंगे, वो दोबारा से चेक करेगा ये हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस की वैल्यू हमारे पास ए हो चुकी है। तो अभी वो चेक करेगा कि लेंथ 0 है, लेंथ 0 नहीं है, तो वो फिर से चेक करेगा कि क्या हमारा जो लास्ट की वैल्यू है, लास्ट वैल्यू ये है, क्या वो जेड है, वो जेड नहीं है। यदि वो जेड नहीं है तो इसी को इससे नेक्स्ट इस सीक्वेंस के हिसाब से जो हमें ये एरे दी हुई है, इस एरे से जो अगली वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग में है उससे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम ए को बी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ए से जो नेक्स्ट सीक्वेंस या फिर जो नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा इस ऑर्डर में वो बी होगा। तो इसलिए हम इसको बी से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे जैसे ही हमारा एल्स इफ नहीं चलेगा तो हमारा ये एल्स वाले लूप में आ जाएगा। वो क्या करेगा, जो करेक्टर है ए उस करेक्टर को उठाएगा, उसको माइनस करेगा करेक्टर ए से जिससे कि हमें पर्टिकुलर इंडेक्स मिल सके। उस इंडेक्स को +1 कर देगा क्योंकि हमें उससे अगला वाला चाहिए। तो +1 होते ही हम सेट कर देंगे पर्टिकुलर इस करेक्टर को, हमने ए से हटाकर इस करेक्टर को बी कर दिया, हमने इसकी वैल्यू को 26 का हटा 25 कर दिया। ऐसे ही ये लूप कंटिन्यू करेगा 20 जब तक कि इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए और यहाँ पर वैल्यू जेड ना हो जाए। अभी हम देखेंगे लेंथ 0 है नहीं है, फिर हम यहाँ पर आएंगे, हमने देखा लास्ट वैल्यू क्या है, जेड है। जेड है तो जेड होने पर हम क्या करने वाले हैं, हम जब तक लूप चलाएंगे जब तक लास्ट वैल्यू जेड है जो कि पहली बार में वहीं पे रुक जाएगा। उसके होने के बाद जो हमारा ये वाला लूप है ये इन सारी वैल्यूज को जेड को वापस से ए कर रहा है। ए करने के बाद इसके बाद हम एक और ए अपेंड कर रहे हैं इसमें जो कि ये वाला स्टेप है। इस स्टेप को करने के बाद जो ये लास्ट वाला स्टेप है जो कि हमारा ये वाला स्टेप है, इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, अब जो ये वैल्यू है ए ये करस्पॉन्ड कर रही है किसको, 27 को। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू दी हुई थी 27 और 27 के करस्पॉन्डिंग में जो ए सीक्वेंस बनना था वो हमारा बन गया। अब ये हमारी है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ये सही अप्रोच है, ये हर आंसर के लिए बिल्कुल, ये हर न्यूमेरिकल जो हमें कॉलम नंबर दिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग में सही वैल्यू सही सीक्वेंस जनरेट करेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये सिर्फ हमारा, अगर मैं आपको बताऊं तो 10⁶ तक जो हमारे नंबर होंगे, जो n है वो 1 से लेकर यहाँ तक हो सकता है, 10⁶ तक उसकी वैल्यूज होंगी वहां तक ये चल जाएगा। हालांकि इतने पर भी इसका रन टाइम कुछ ज्यादा, मतलब 2000 एमएच तक जा सकता है, पर ये एक्सेप्टेबल है। पर जो हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दी हुई है 2⁻31 -1 तक, तो इस केस में ये फेल कर जाएगा। इस केस में ये हमको टीएलई दे जाएगा क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जितनी n की वैल्यू होगी ये लूप उतनी बार ही चलने वाला है। इसलिए ये जो हमारा अप्रोच है ये यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा टीएलई। तो इसके लिए अब हमें बेटर अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इससे ब्रूट फोर्स से बेटर अप्रोच जो कि हमें टीएलई नहीं देगा और वो एक्सेप्टेड भी है। इस अप्रोच में हम देख पाएंगे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि कोई भी वैल्यू अगर 26 से बड़ी है, या फिर हम कहें कि जब तक वो वैल्यू 26 से बड़ी है तब तक हम एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारे सीक्वेंस है वो जेड को कंसिस्ट करता हुआ चलेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज कर सकते हैं कि जब तक वाइल जो हमें कॉलम नंबर दिया हुआ है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 26 है तब तक के लिए
उसके करस्पॉन्डिंग का जो सिक्वेंस है, उस सिक्वेंस को हम वहाँ पर डालते चलें, बनाते चलें, और लास्ट में आकर हम क्या करेंगे, जो हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, जैसे कि 26 के जो सीक्वेंस को खत्म करने के बाद बचा होगा हमारे पास 1 से लेकर 25 तक कोई वैल्यू बची हो सकती है, और जिसके करस्पॉन्डिंग के सारे सीक्वेंस हमें पहले से पता है, हम सीधे उस वैल्यू को वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम कोड करेंगे बेटर अप्रोच, जो कि हमारी बेटर अप्रोच होगी और जो कि एक्सेप्टेड भी होगी। तो मैं आपको उस अप्रोच का कोड दिखा देता हूँ, आइए। ये रहा आपके सामने ब्रूट फोर्स से बेटर अप्रोच का सॉल्यूशन। सेम हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है जिसके अंदर हमने ए से लेकर जेड तक सीक्वेंस को मैप किया हुआ है। एक स्ट्रिंग बिल्डर है जिसके अंदर हम अपने सीक्वेंस को बनाते हुए स्टोर करते हुए चलेंगे। अब हमें जैसे कि पता है, यदि जो इनपुट कॉलम नंबर है, यदि इनपुट कॉलम नंबर 26 से लेस देन है या फिर इक्वल्स टू भी है, तो हम सीधे इसमें से उसके इंडेक्स के जो पर्टिकुलर कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसको उठाकर हम डाल सकते हैं, क्योंकि वही उस कॉलम नंबर के करस्पॉन्डिंग का सीक्वेंस होगा। पर यदि वो कॉलम नंबर 26 से बड़ा है, तो उस केस में हम इस लूप को चलाएंगे, जो कि हमारा है ये वाला लूप, जो कि जब तक चलेगा जब तक वो कॉलम नंबर 26 से बड़ा है, फिर 26 के बराबर है तब तक। इसके अंदर हमने सेम जो हम पहले करते हुए जो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में किया था, यदि वो कैरेक्टर, यदि वो एम्प्टी है, एम्प्टी होने पर हम जानते हैं कि वो सीक्वेंस जेड से बड़ा है, हम वहाँ पर ए ऐड कर रहे थे, हम यहाँ पर जेड ऐड कर रहे हैं, जो कि ये वाला स्टेप है। जब उसमें हमने एक भी सीक्वेंस नहीं डाला हुआ है, तो उस केस में हमने उसके अंदर जेड ऐड किया है। यदि उसके अंदर सीक्वेंस है, तो हम उस सीक्वेंस को सीधे, जैसे हम पहले चेक कर रहे थे कि जेड से पहला वाला कैरेक्टर क्या है, यदि वो कैरेक्टर जेड है तो वहां पर एक और ए ऐड कर दो। यदि वो कैरेक्टर जेड नहीं है, ए से लेकर वाई तक का कोई सीक्वेंस है, तो उसको इंक्रीमेंट करके जेड उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए, जो कि हमारा ये वाला कंडीशन है। ऐसा हम, और लास्ट में हमने उस जो कॉलम नंबर है उसकी वैल्यू को 26 से हर बार घटाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर वैल्यू अब हमारी 20, हमने एक बार में जो पहले हम 1 से लेकर पूरा n तक जा रहे थे, अब हम 26 के गैप गैप पर नंबर को बनाते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए पहले हमने 26 बनाया, फिर अगली वैल्यू 52 है, उससे अगली वैल्यू सो ऑन, इसी तरीके से चलती हुई चलेगी 78। पर अब हम इन सारे सीक्वेंस को 1 से लेकर 28 तक ना बना के हमारे दो बार में, जैसे मान लीजिए हमारे पास 26 था, तो 26 अब हमारा सीधा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास 52 है, तो इस सीक्वेंस के जब आप अंदर आओगे, तो पहले वो जेड बना देगा 52 को हटा के 26, यानी कि उसने जेड सीक्वेंस बना लिया है, जेड तक वो पहुंच चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम में आएगा, उसे 26 मिलेगा जो कि इक्वल्स टू है, अब उसे जेड से अगली वैल्यू बनानी है, तो उस केस में वो क्या करेगा, जेड से अगली वैल्यू को चेंज करके इसको ए और उसको भी जेड बना देगा, यानी कि उसने अब ए जेड करते ही वो सीधे 52 पे पहुंच गया। अब हमें ए से लेकर ए जेड तक के सारे स्क्वेंस ना बनाने पड़े, उसके बजाय हमने सीधे दो आइटरेशंस में ए जेड तक पहुंच गए। तो ये जो हमारा लूप है, ये पर्टिकुलर लूप अब 26 के गैप पर चल रहा है, 26 नंबर्स के गैप पर चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ब्रूट फोर्स से हटकर थोड़ी ऑप्टिमाइज हो गई है। और इतना करने के बाद जो हमारी लास्ट की, जो मैंने तुमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू 26 से लेस देन हो जाएगी, यानी कि वो 1 से लेकर 25 तक के रेंज में होगी, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम, जो कि आप ये देख पा रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को सीधे उसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉलम नंबर है, ये देखिए, हम सीधे अब कॉलम नंबर -1 से उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम कॉलम नंबर -1 से सीधे उस वैल्यू को रिप्लेस कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो हमारा आंसर बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ए और जेड सीक्वेंस बनाया था जो कि करस्पॉन्ड करता है 52 को। मैं ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ जरा। हमारा मान लीजिए हमें दिया हुआ है 53, तो जो हमारा पहला वाला लूप है वो क्या करेगा, पहले वो एक वही हमारा एक सीक्वेंस जनरेट के लिए स्ट्रिंग बिल्डर बनाएगा, जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा। जब हम कोड रन होगा वो चेक करेगा क्या हमारा 53 26 से ग्रेटर देन है तो वो चेक करेगा क्या हमारा जो सीक्वेंस का जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो एम्प्टी है, तो उसमें सबसे पहले जेड को डाल देगा। जेड को डालने के बाद 53 को माइनस कर देगा 26 से। जब आप 53 माइनस 26 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 27। जैसे ही 27 आया, वो नेक्स्ट टाइम के लिए आएगा, वो चेक करेगा कि अभी भी हमारा कॉलम नंबर 26 से ग्रेटर है। तो फिर से वो चेक करेगा क्या लेंथ 0 है, लेंथ 0 नहीं है, तो अगली जो एल्स इफ कंडीशन है वो उसमें आएगा और वो चेक करेगा ये जेड है, इससे पहला वाला कैरेक्टर क्या है, इससे वाला कैरेक्टर एम्प्टी है। एम्प्टी होने के कारण वो यहाँ पर ए ऐड कर देगा और इसको जेड ही रहने देगा। अब जो ए जेड है ये हमारा 52 को करस्पॉन्ड करेगा, अब वो इसको माइनस कर देगा 26 से, 27 माइनस 26 बचेगा 1, ये हमारा है। अब हम वापस आएंगे, क्या कॉलम नंबर हमारा लेस देन 26 है, तो यानी कि हम इस इफ वाले कंडीशन में आएंगे।
मान लीजिए हमें 52 दिया होता, तो हमने यहाँ पर लगाया 52 के केस में ये कॉलम नंबर 0 हो गया होता, तो जो इफ वाली कंडीशन ये नहीं चलती, हम सीधे इस एजेड को यहाँ पर रिटर्न कर देते, पर ऐसा नहीं है, तो हम इस लूप में आएंगे, जो कि हम चेक करेंगे। हमको नेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट करना है एजेड से, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली वही, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही लूप लगाकर ए जेड है, जेड से पहला वाला कैरेक्टर क्या है ए, क्या ए को बढ़ाया जा सकता है? हाँ बढ़ाया जा सकता है, तो हम इसको बी कर सकते हैं और जेड को हम वापस से चेंज कर देंगे ए में, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि कैरेक्टर जेड था, जब तक जेड है, जब तक हम उन कैरेक्टर्स को ए से ऐड करते चल रहे हैं, लास्ट में हम उसमें ऐड कर दिया है, जो कि जेड को रिप्लेस करने के बाद हमने ए ऐड कर दिया है। अब बाद में आप देख पा रहे हैं कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए उस कैरेक्टर से हमने इसे रिप्लेस कर दिया है। तो जो बी ए है, ये हमारा करस्पॉन्ड कर रहा है अब 53 के लिए। तो इस तरीके से ये जो कोड है, ये पर्टिकुलर कोड हमारा ब्रूट फोर्स से बेटर होकर ये सॉल्यूशन दे रहा है। अब जो हमारा ये कोड है, ये हमें टीएलई नहीं देगा, ये एक्सेप्टेड कोड है, बट इसका जो रन टाइम है वो हमारा बहुत ज़्यादा एमएस में है। तो इसके लिए इसका एक और बेटर अप्रोच, जो कि हमारी एक एक्सेप्टेड अप्रोच है, इंटरव्यू वगैरह हर जगह पर हम उस अप्रोच को बता सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू में भी आप बैठते हो, तो जैसे कि हमने अभी पहली अप्रोच करी, उसके बाद दूसरी अप्रोच करी, उसके बाद ये तीसरी अप्रोच जो हम अभी करने जा रहे हैं, ये तीनों अप्रोच आपको हमेशा बतानी पड़ेंगे जब भी आप इंटरव्यू को फेस कर रहे होंगे या फिर इंटरव्यू के सामने बैठे होंगे। जिस प्रकार से मैं आपको ये ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे इस प्रकार से ड्राई रन करने के लिए भी बोले, तो उस समय पे जो आपके माइंड में चल रहा है उसको सामने रख पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो इसकी बेटर अप्रोच है, हम उसको समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को, जो कि है हमारी मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। इस अप्रोच को समझने के लिए मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स का कॉन्टेक्स्ट लेके मैं आपको इसको मैप करके समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे पास मैथ्स में जो हमारे पास डिजिट्स होती हैं, जो हमारी 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं, इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके कोई भी लार्ज नंबर बनाया जाता है। लेकिन उस नंबर के अंदर ये चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है कि वो डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक ही होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लिखते हैं, कोई भी नंबर लिख लेते हैं 985216, आप देख सकते हैं ये एक लार्ज नंबर है, बट आप ये चीज़ भी साथ में नोटिस करते हैं कि कोई भी इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक की रेंज के अंडर है। अब हमें इस नंबर को पर्टिकुलर अगर सर डिजिट्स को लेना हो, तो इसको हम मॉड्यूलो जब 10 करते हैं, तो वो हमको लास्ट की वैल्यू दे देता है, जो कि हमारा रिमाइंडर होता है 6। और यदि इसी नंबर को आप डिवाइडेड बाय 10 कर दें, 985216 डिवाइडेड बाय 10, इस केस में वो क्या करता है, जो हमारा रिमाइंडर वाली वैल्यू तो उसको उसके जितने डिजिट्स का जो हमारे पास रेंज है, उस रेंज से एक डिजिट्स कम करता चला जाता है। तो इसको जो करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू हमें मिलेगी 98521। सो हमने देखा, हमारा जो मॉड्यूलो है वो हमें 6 लास्ट की वैल्यू दे पा रहा है, जो हमारा 10 से डिवाइड करने के बाद वो नंबर एक डिजिट से कम हो जा रहा है। यदि इसी चीज को जो हमें दिया गया है हम उसमें अप्लाई करें, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमसे अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में समझें, तो हमसे ये कहा गया है कि आप 1 से लेकर 26 तक के नंबर्स का यूज कर सकते हो। अभी आप समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये आप ध्यान देना। आप 1 से लेकर 26 तक के नंबर्स को, या फिर डिजिट, इनको 1 से लेकर 26 के नंबर्स को एज अ डिजिट यूज करिए। मेरा कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 9 जब आप कर रहे थे, उस केस में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी एक पर्टिकुलर डिजिट्स थी जिनका यूज करके नंबर हमने बनाए थे। इसी तरीके से अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, 1 2 3 4 सो ऑन 10 11 12 20, इसी तरीके से 26 तक। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्हीं 1 2 3 4 और ये 10 ना होके इसके लिए ये एक पर्टिकुलर डिजिट है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक आपको नंबर लिखना चाहता हूँ। मैंने एक नंबर लिखा 1 2 5 23 25 11। अब जब आप इस नंबर को एक साथ लिखेंगे, 1 2 5 23 25 एंड 11, इस नंबर को आप ऐसे लिख पाएंगे। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसी नंबर को अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 26 तक के जो नंबर्स हैं, या फिर जो डिजिट्स आपको मैंने दी हैं, उन्हीं डिजिट्स के जगह पर आपको मैप करके ए से लेकर जेड तक के
अल्फाबेट यूज करने हैं। अभी आप कुछ समझ पा रहे होंगे, हमने 1 को मैप कर दिया ए से, 26 को मैप कर दिया जेड से, इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपने इतना बड़ा नंबर लिखा है, इसके करस्पॉन्डिंग का सीक्वेंस लिखिए ए टू जेड के फॉर्मेट में, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि मुझे आपको पता होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी अगर आप इनको मैप करें 1 2 3 सो ऑन टू 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अभी हमने 1 से लेकर 26 तक के जितने भी हमारे डिजिट्स हैं, इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस में कॉलम नंबर को लिखने के लिए उनको मैप कर दिया है। अब आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। आपको पता है 11 के करस्पॉन्डिंग में के लिखा जाता है, तो आप के लिख देंगे। 25 के लिए आपको पता है कि मैं वाई यूज करूंगा, तो आप यहाँ पर वाई लिख देंगे। 23 के लिए आपको पता है कि मैं डब्ल्यू यूज करने जा रहा हूँ, तो आप डब्ल्यू लिख देंगे। 5 के लिए आपको पता है ई, 2 के लिए बी, 1 के लिए ए। तो जो ये इतना बड़ा नंबर था, इस नंबर के करस्पॉन्डिंग में आप देख पा रहे हैं कि आपने तुरंत ही एक सीक्वेंस लिख दिया, ए बी ई डब्ल्यू वाई के। आप इस सीक्वेंस को लिख पा रहे हैं इस इतने बड़े नंबर के करस्पॉन्डिंग में। इसी लॉजिक का यूज करते हुए हमें कोड लिखना है। अब आप एक चीज और समझिए, यहाँ पर हमने कि लास्ट की डिजिट क्या रही होगी, उसका पता लगाने के लिए मॉड्यूलो लिया था 10 से। क्योंकि जब हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे थे 0 से 9 तक की डिजिट्स का यूज करके, तो हमारे पास बेस 10 था। जिस प्रकार अभी अगर आप और समझना चाहें तो आप ऐसा ले सकते हैं कि जब भी आप कोई बाइनरी नंबर लिखते हैं, बाइनरी नंबर, उसमें आपको पता होता है कि आप सिर्फ 2 ही डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, जो है 0 एंड 1। तो आप उसको बोलते हैं कि इसका बेस 2 है। वैसे ही जब आप 0 से 9 डिजिट्स को यूज कर पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि इसका बेस 10 डिजिट है। उसी प्रकार से अगर हम 1 से 26 तक के डिजिट्स का यूज कर पा रहे हैं, तो हम बेस 26 बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी नंबर दिया हो हमें, जैसे कि हमें मान लीजिए हमें नंबर दिया हुआ है 8723। अब आप वही करना चाहेंगे कि इस नंबर को कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे क्या करेंगे, 26 से डिवाइड कर देखना चाहेंगे आप कि इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, कि मतलब लास्ट की डिजिट को हमने किस चीज से कन्वर्ट किया हुआ है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको सीधे पता पड़ जाएगा कि इस नंबर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहें, तो आप जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 335। तो जो कि रिमाइंडर इसको करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर हमारे पास होगा 13। इसको सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो 13। तो 8723 का मॉड्यूलो लिया आपने 26 के साथ, तो आपको मिला 13। अब आपको पता है कि 13 के करस्पॉन्डिंग में जो मेरे पास वैल्यू है, या फिर जो मेरे पास मैपिंग है, वो मुझे पता है कि मैं 13 को m से डिनोट करता हूँ, तो आप m लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या करेंगे, जो ये रिमाइंडर था इसको ले लेंगे आप 335। जब आप इसका मॉड्यूलो लेंगे 26 के साथ, तो आपको मिलने वाला है 23। अब आपको 23 के करस्पॉन्डिंग की मैपिंग पता है, जो कि है w। w है, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम के लिए आएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए आप करेंगे 12 मॉड्यूलो 26। ये आपको 12 ही देने वाला है, और आपको 12 की करस्पॉन्डिंग मैपिंग भी पता है l। पर यहाँ पर एक कैच है, वो कैच ये है कि मान लीजिए 26 मॉड्यूलो 26 अगर दिया हो, तो ये क्या देगा आउटपुट 0। पर आपको पता है कि 26 की मैपिंग किसके साथ होनी थी, z के साथ। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि 26 की मैपिंग 26 से करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है, उसको हम अगर इसको 25 मॉड्यूलो 26 कर हम कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। और इन वैल्यूज को 1 से 26 मैप करी हुई हैं, इनको 0 से अगर 25 तक मैप कर दिया जाए, तो आपको सीधे पता पाएंगे कि हमारे पास जेड पर हमें 25 मिलना है। इसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम कोड करेंगे, तो हम वहां पर कॉलम नंबर को माइनस माइनस करेंगे हर आइटरेशन पर। तो आइए इसका अब हम कोड करते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, तो इसका हम कोड करते हैं।
तो देखिए ये मैंने आपके सामने कोड रख दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको देखने में ये कोड बहुत ही छोटा सा लग रहा होगा, क्योंकि ये कोड एग्जैक्टली वही वर्क कर रहा है जो मैं आपको ऊपर समझा के आया हूँ। जैसे कि जो भी कॉलम नंबर दिया गया है, जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, हम उसको माइनस माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे कमेंट भी किया हुआ है। हम 1 को a से मैप कराना चाहते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर 0 0 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर आप देखें कि ये जब हम अगली हमें एक कैरेक्टर ऐड करना है, स्ट्रिंग बिल्डर हमने लिया हुआ है। स्ट्रिंग बिल्डर में कॉलम नंबर जो लास्ट की वैल्यू थी उसका मॉड्यूलो लेके उसमें प्लस कर दें a। तो बेसिकली हम उसको वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ये एक कैरेक्टर को ऐड कर रहे हैं, और फिर उसको वापस हमने चेंज किया हुआ है, कैरेक्टर में टाइप कास्ट किया हुआ है। तो बेसिकली ऐसा करने के बाद और हर बार, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा m आ गया, अगला पोजीशन हमें यहाँ पे ऐड करनी है, इसलिए हम इंसर्ट कर रहे हैं 0th इंडेक्स पर जो भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, और लास्ट में हमने कॉलम नंबर को डिवाइड किया हुआ है 26 से, जिससे कि हर बार के लिए जो नेक्स्ट वैल्यू की रेंज है वो घटती चली जाए। तो इस प्रकार से ये हमारी बेस्ट अप्रोच है, और ये हमारी 0 ms में आपके लीड कोड पर सबमिट हो जाएगी। लास्ट में हम अपना sb.toString करके अपना रिटर्न कर देंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आई हो, कोड अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।